हाँ बेटा, गुड इवनिंग। जैसा कि हमने कहा था बेटा, अब जल्दी ही फर्स्ट पेपर शुरू होने जा रहा है ऑनलाइन। तो आज से हमने निर्णय लिया है कि आप लोगों को फर्स्ट पेपर पढ़ाया जाए। तो आप सबको सलाह है कि जितने आपके दोस्त यार हैं जो जानते हैं पाठक को या जो नहीं भी जानते हैं, उन सब तक सूचित कर दो कि पाठक ने फर्स्ट पेपर पढ़ाना शुरू कर दिया है ऑनलाइन। ठीक है, देखो बेटा, पढ़ना तो ही है क्योंकि अभी जल्दी जैसे लॉकडाउन खुल गया, लेकिन अभी सभी क्षेत्र में नहीं खुला है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा नहीं। तो हम जो है आज आपको फ्लेमिंगो का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है द लास्ट लेसन। हाँ, पहले मौज ले लो। द फर्स्ट लेसन इज द लास्ट लेसन। द फर्स्ट लेसन इज द लास्ट लेसन। इस पाठ को लिखा है बेटा अल्फांस डॉड ने, जिनका एक नाम और है बेटा फ्रेंच, शॉर्टकट नाम है निकनेम। ठीक है, उन्हीं के द्वारा लिखा गया पाठ। ठीक है, यह पाठ एक युद्ध से संबंधित 1870 और 1871, 1870 और 1871 में एक वार हुआ बेटा। क्या हुआ? वार। जर्मनी और फ्रांस के बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में जर्मनी के सिपाहियों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। ठीक है, और वहाँ के दो जिले अल्सास और लारेन नामक दो जिले थे, कब्जा कर लिया। ठीक है, अब दूसरा देश जब दूसरे देश पर आक्रमण करता है और जीत गया है, तो वहाँ शिक्षा पद्धति पर क्या प्रभाव पड़ा, यही पाठ की थीम। ठीक है, यही पाठ बताएगा आपको। तो शुरू किया जाए। तो एक लाइन याद रखना कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। क्या कहा? निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा, यानी कि अपनी भाषा ही उन्नति का स्रोत है। अपनी भाषा क्या है? हिंदी। तो हिंदी को हमेशा महत्व देना। अंग्रेजी तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन हिंदी को महत्व देना। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा। इस पाठ में लेखक, जिसका नाम फ्रेंच है, जब एक छोटा बच्चा था, स्कूल का विद्यार्थी था, तो एक दिन वह सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ। ठीक है, लेखक एक दिन जब सुबह स्कूल जा रहा था, इसी दौरान, ठीक है, तो वह बहुत डरा हुआ था। उसके डर के दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि उसे देर हो गई थी, और दूसरा कारण ये था कि उसके अध्यापक एम हेमेल ने कहा था कि कल आप लोगों से पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछे जाएंगे। लेखक महोदय को पार्टिसिपल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। वह पार्टिसिपल का अल्फाबेट भी नहीं जानते थे। बच्चे थे, पढ़ने भाई जा रहे हैं, कुछ नहीं जानते थे।
इसलिए लेखक महोदय ने ये एक योजना बनाई। छोटे छोटे बच्चे नहीं दिमाग चलाते हैं। योजना के तहत उसने यह निर्णय लिया कि आज स्कूल में गोला मार दिया जाए, यानी कि स्कूल मिस कर दें, जाएंगे नहीं तो गुरुआ वहाँ पीटेगा, मियाँ महलन जो है भूकेंगे। इसलिए उसने स्कूल न जाने का एक प्लान बनाया, क्योंकि उस दिन मौसम बहुत सुहाना था, आकर्षक था न। कारण ये था कि आकाश साफ था, सूर्य आकाश में चमक रहा था, वातावरण गर्म था, मौसम बहुत सुहाना था। पेड़ की चोटियों पर बैठे हुए पक्षी चौकस मधुर गीत गा रहे थे और आरा मशीन के पीछे खुले हुए मैदान में पर्शियन सोल्जर्स परेड कर रहे थे। यह सारी चीजें लेखक के लिए ज्यादा आकर्षक थीं, ज्यादा रोचक थीं, ज्यादा मनमोहक थीं पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा। वह प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना चाहता था, इसलिए उसने योजना बनाई कि आज स्कूल में गोला मार दो, न जाओ। लेकिन वह आत्मनियंत्रण वाला लड़का था। किसी तरह से उसने अपने आप को रेसिस्ट किया, नियंत्रित किया और जल्दी जल्दी स्कूल की ओर चल दिया। जैसे ही वह अपने घर से स्कूल की ओर चला, रास्ते में टाउन हॉल पड़ता था, ठीक है। देखा कि टाउन हॉल के पास बहुत संख्या में लोग खड़े हुए थे, भारी भीड़ थी, बहुत सारे लोग वहां खड़े थे ना बेटा। जैसे ही वहां पहुंचा, देखा बहुत बड़ी भीड़ थी। जब वह लेखक टाउन हॉल के पास से गुजरा तो उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड, टाउन हॉल के सामने क्या था, एक बुलेटिन बोर्ड था, एक समाचार पट्टिका। और समाचार पट्टिका के सामने बहुत सारे लोग क्या थे, खड़े थे। लेखक को इस बात से आश्चर्य नहीं हुआ, वह रुका नहीं। वह जानता था कि उस बुलेटिन बोर्ड पर दुखद समाचार के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। पिछले 2 सालों से उस बुलेटिन बोर्ड पर हारे हुए युद्ध के बारे में, सूखा से ग्रसित क्षेत्र के बारे में और अधिकारियों के आदेश के बारे में यही निकलता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए वह वहां रुका नहीं। बिना रुके हुए वह आगे बढ़ा। लेकिन अब लड़का था, दिमागी था, तो लेखक ने सोचा कि यार अब की बार क्या हो सकता है। रुका नहीं, चलता रहा, लेकिन दिमाग में चलता रहा उसके कि यार अब की बार कौन सा समाचार हो सकता है, कौन सा दुखद समाचार हो सकता है। यह तो उसे मालूम था कि सुखद समाचार नहीं होगा, दुखद समाचार ही होगा। तो जैसे ही लेखक बुलेटिन बोर्ड के पास से होकर के गुजरा, वहां पर एक लुहार जिसका नाम था वाचर, अपने शिष्य के साथ वह भी समाचार पढ़ रहा था। अब चूंकि वह लेखक को जानता था, वाचर लेखक को जानता था, इसलिए उसने लेखक को रोका और सलाह दी कि इतनी जल्दी स्कूल मत जाओ, धीरे धीरे जाओ, परेशान न हो, क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त समय है स्कूल पहुंचने के लिए।
वाचर की जुबानी, लोहार की जुबानी, इस कमेंट्री को सुनकर लेखक ने समझा कि ये तो हमारा मजाक उड़ा रहा। फिर भी वो वहां रुका नहीं, और चूंकि तेज चल रहा था तो सांस तेज आ रही थी, तो तेज यानी कि हाँफता हुआ लेखक स्कूल के बगीचे के पास पहुंच गया। जो बगीचा किसका था? उसके अध्यापक यम हेलन का था। लेखक यम हेलन के बगीचे के पास पहुंच गया। रोज जब वह वहां पहुंचता था तो स्कूल से बहुत सारे शोरगुल उसको सुनाई देने लगते थे। यूजुअली जैसे कि जब लेखक यम हेमल के बगीचे के पास पहुंचता था तो उसे पता लग जाता था कि स्कूल खुला हुआ है, क्योंकि पूरा स्कूल का वातावरण शोरगुल से भरा रहता था। सुबह के समय डेस्क का खुलना बंद होना, लड़के जो है लड़कों के द्वारा स्वस्तर किया गया क ख ग घ अंगा नहीं जोड़ जोड़, अरे यार अपने यहाँ छोटे छोटे बच्चे नहीं पढ़ते हैं कक्का किक्की कुकू के को। कुछ लड़के अपने दोनों हाथों से कान को बंद करके जोर जोर से उच्चारण करते थे ताकि वह अच्छे ढंग से अपने पाठ को समझ सकें। चच्चा चुच्ची चुच्चू चेचे चोचो चंच नवड करते थे। अध्यापक महोदय अपने छड़ी को डेस्क बेंच पर टेबल पर पटकते थे। इससे पता लग जाता था कि स्कूल खुला हुआ है, क्योंकि स्कूल का वातावरण शोरगुल से भरा। लेकिन उस दिन बिल्कुल शांत माहौल था, नहीं बेटा, कोई हलचल नहीं थी स्कूल में। स्कूल का वातावरण बिल्कुल शांत था। इसके पहले इसी शोरगुल का सहारा लेकर बिना दिखे हुए लेखक अपनी बिना यानी किसी की निगाह में बिना आए हुए लेखक चट से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाया करता था। लेकिन आज का तो माहौल ऐसा था कि मानो कि संडे की सुबह हो, बिल्कुल शांत वातावरण था। रविवार की सुबह हो, ऐसी शांति थी स्कूल में। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, बिना दिखे हुए अपनी सीट पर बैठने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तो उसने खिड़की से अपनी निगाहों को कक्षा के अंदर फेंका, तो उसे पता लगा कि उसके सारे साथी पहले से ही अपनी सीट पर बैठे हुए थे और उसके अध्यापक यम हेमल अपने लोहे की छड़ी को अपनी बांह के नीचे दबाए हुए कक्षा में चहलकदमी कर रहे थे। अब शोरगुल का सहारा नहीं था, सभी के सामने उसको जाना था। तो कक्षा के दरवाजे को खोलकर लेखक सभी विद्यार्थियों के सामने प्रकट हुआ। उस समय लेखक बहुत ज्यादा शर्मिंदा था, उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया था। शर्मिंदा था क्यों? इसलिए कि उसे देर हो गई थी, और बहुत ज्यादा डरा हुआ था। क्यों देर हो गई थी? तो अध्यापक महोदय भूख भी सकते थे। यानी कि बहुत ज्यादा शर्मिंदा था और बहुत ज्यादा डरा हुआ था। बात समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही वह कक्षा में प्रवेश किया, विनम्र शब्दों में उसके अध्यापक यम हेमल ने लेखक से कहा, आ गए, बैठ जाओ, जल्दी से बैठो अपनी सीट पर। लिटिल फ्रेंड्स, हम लोग तुम्हारे बिना ही कक्षा शुरू करने जा रहे थे, बहुत अच्छा हुआ आ गए। अपने अध्यापक की जुबानी इस आदेश को सुनने पर लेखक अपनी बेंच से उछल पड़ा और अपनी सीट पर जाके बैठ गया। इसके तब भी डरा हुआ था। पूछो क्यों?
इसलिए कभी बैठने के बाद खड़ा करके मारेंगे, इसके पहले कि वह अपने भय को नियंत्रित कर पाता, उसने बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। उसने देखा कि उस दिन उसके अध्यापक महोदय यम हेमल विशेष प्रकार का कपड़ा पहन के आए हुए थे। वह अपनी हरी कोट, झालरदार शर्ट, छोटी काले रंग की रेशमी टोपी जो चारों ओर से एम्बॉर्डर्ड थी, सजी हुई थी, इस प्रकार का विशेष प्रकार का ड्रेस पहनकर अध्यापक महोदय आए थे। विशेष यह कपड़ा वो कभी कभार पहनते थे। जिस दिन स्कूल का इंस्पेक्शन माने निरीक्षण करना होता था उस दिन पहनते थे, या बच्चों में जब पुरस्कार वितरित किया जाता है उस दिन, यही दो समय वे दो अवसर पर उस प्रकार का कपड़ा वे पहन के आते थे। लेकिन आज कोई ऐसी बात तो थी नहीं। उसका आश्चर्य दुगना हो गया, लेखक का आश्चर्य और बढ़ गया जब उसने देखा कि कक्षा यानी कक्षा है, कक्षा के पीछे वाली बेंचें जो हमेशा खाली रहती थीं उस पर गांव के लोग आकर के बैठे हुए थे। भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर, उनमें एक बूढ़ा किसान भी था। वह तिकोनी टोपी पहने हुए वह भी आकर के बैठा था। वह किसान अपने साथ अपने जमाने वाली किताब लेके आया था। उसकी किताब उसके घुटनों पर खुली हुई थी। अरे बेंच बैठोगे तो घुटना पे उसकी किताब खुली हुई थी, और उसके पन्नों के ऊपर उसका विशेष प्रकार का चश्मा पड़ा हुआ था। सभी लोग बिल्कुल शांत थे। जिस प्रकार से बच्चे शांत थे उसी प्रकार से वे गांव वाले भी शांत होकर पीछे वाली बेंच पर बैठे हुए थे। नोड़ा यानी कि इस सब को देख करके लेखक नेम्ड फ्रेंच बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थे। इतने में अध्यापक महोदय यम हेलन अपनी कुर्सी पर जाकर के बैठ गए और विनम्र शब्दों में अपने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों, यह फ्रांस का आज अंतिम पाठ है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि बर्लिन से आदेश है। बर्लिन, अरे वही जर्मनी की जो राजधानी है, बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सास और लारेन के स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। नया अध्यापक कल आएगा, आप लोगों को जर्मन भाषा पढ़ाएगा। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि आप सभी लोग इस अंतिम पाठ को बहुत ध्यानपूर्वक सुनें। अध्यापक की जुबानी इस कथन को सुनने पर लेखक स्तंभित रह गया, आश्चर्यचकित रह गया, भौचक्का रह गया। उसने महसूस किया मानो उसके कानों में बिजली की गर्जना हो रही। अरे भागे लोगों, लेखक सोचता है अरे भागे लोग। तो यह चीज थी जो वहां बुलेटिन बोर्ड पर लगी हुई थी, जिसके कारण सभी लोग वहां भीड़ लगाए हुए थे। यह था, समझ में आई बात? अब अध्यापक की जुबानी इस कथन को सुनने पर लेखक ने सोचा यार हमारी नैया तो डूब गई। मैं तो अभी, मेरी शिक्षा दीक्षा तो खत्म, मैं तो अभी फ्रेंच लिखना भी सही ढंग से नहीं जानता, मुझको कोई ज्ञान नहीं है, मुझे अब अपनी शिक्षा यहीं पर रोकनी पड़ेगी। गलती हमारी है कि मैंने अपना समय
पक्षियों के अंडों को खोजने में और सार नदी के किनारे जाकर फिसलने में अपना समय बर्बाद किया। मैंने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, अब तो हमारी शिक्षा जो है बिल्कुल बाधित हो गई। बहुत दुखी हुआ कौन? लेखक। उसको तो फ्रेंच भाषा का सही ढंग से ज्ञान ही नहीं है। नोट, बहुत दुखी हुआ। वह किताबें, ग्रामर की किताब, इतिहास की किताब, जो उसे अभी बोझ लगती थी, बकवास लगती थी, अब उसकी सच्ची मित्र बन गई और वह अपने पुराने मित्रों का साथ छोड़ना नहीं चाहता। यह सोच करके कि एम हेमेल हमारे गुरुजी, कल से उनसे हमारी मुलाकात हो नहीं पाएगी, इस बात को सोचकर लेखक महोदय अपने गुरु अध्यापक की छड़ी के बारे में और उनके विचित्र स्वभाव के बारे में भूल गया। नोट, बहुत दुखी हुआ कौन? लेखक। अब ये लेखक कहता है कि हमारे गुरुजी इस अंतिम पाठ के उपलक्ष्य में, इस अंतिम पाठ के उपलक्ष्य में आज ये विशेष प्रकार का ड्रेस पहन के आए थे। अब उसने महसूस किया कि ये विशेष प्रकार का ड्रेस क्यों पहन के आए, इसलिए कि वह उस दिन अंतिम पाठ के उपलक्ष्य में वह अपना विशेष प्रकार का ड्रेस पहन के आए थे। गांव वाले क्यों आए थे? अब प्रश्न उठा। गांव वाले इसलिए आए थे, वह बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने कभी स्कूल ज्वाइन ही नहीं किया था, पढ़ाई की ही नहीं थी, गांव किसान वगैरह, और वे इसलिए आए थे कि उसके गुरु एम हेलन, जिन्होंने 40 साल वफादारी से विद्यार्थियों के बीच में शिक्षा बांटी थी, उनको धन्यवाद देने के लिए अथवा अपने उस देश के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए वहां उपस्थित हुए थे, जो उनका था ही नहीं। जिस समय लेखक महोदय यह सब सोच रहे थे, उसी समय लेखक ने अब सुना कि अध्यापक महोदय उसका नाम बुला रहे हैं। अपना नाम सुनकर लेखक अपनी सीट पर से खड़ा हो गया। अब लेखक को पार्टिसिपल के नियम सुनाने थे। दुख इस बात का था कि लेखक को पार्टिसिपल के नियम के बारे में क ख ग घ भी नहीं मालूम था। लेखक ने सोचा कि काश मैं पार्टिसिपल के सारे नियम साफ साफ तेज आवाज में फ्रैंकली अपने गुरु को आज सुना पाता। नहीं कर पाया। वह सीट पर खड़ा होकर के जैसे ही जवाब देना शुरू किया, पहले ही शब्द पर वह घबरा गया और बिना कुछ कहे हुए अपनी डेस्क पकड़े हुए वह वहां पर खड़ा रहा। अपना सर भी ऊपर नहीं उठा पाया शर्म से। कौन? लेखक। जब एक भी शब्द पार्टिसिपल के बारे में लेखक नहीं बता पाया, तो वही अध्यापक जो डंडे से प्रहार करता था, आज विनम्र शब्दों में कहा कि फ्रेंड,
तुम बैठ जाओ, मैं आज तुमको डांटूंगा नहीं, क्योंकि तुम पहले से ही बहुत ज्यादा दुखी हो। मैं इसलिए तुमको आज डांटूंगा नहीं। लेकिन देखो, सच्चाई तो यह है कि हम लोग अपना काम सही ढंग से करते नहीं। हम लोग अपने काम को कल पर टाल देते हैं कि हमारे पास बहुत पर्याप्त समय है, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। लेकिन सुना होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करोगे कब। ना तो जो आज काम करना चाहिए, यही अल्सास के साथ बुरा है। अल्सास के लोगों के साथ यही बुरी बात है कि वे अपने आज के काम को कल पर टाल देते हैं। और पोजीशन क्या है? पोजीशन यह है कि हम लोग बहुत पीछे हो गए। अब जो बाहर से आए हैं जर्मनी के लोग, जिन्होंने विजय हासिल की है, उनको यह कहने का हक है। वो कहेंगे, चलो खाम काट ढोंग रचाते हो, हम फ्रांसीसी हैं, तुमको तो अपनी भाषा लिखना और पढ़ना भी नहीं आता। कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं। इस प्रकार से यानी कि यम हेमेल ने बच्चों को समझाया कि आज के काम को कल पर न टालो। जो आपका कोर्स निर्धारित किया उसको रोज पढ़ो, उतने रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे। अगर कल पर टालते जाओगे तो इम्तहान खोपड़ी पा जाएगा। और समझ गए ना क्या सिखाया गया? दिन प्रतिदिन बिना गैप किए हुए रेगुलर आप बने रहें। पाठ सिखाया गया कि नहीं? कोई भी पाठ आपको सिखाया जाता है बेटा, उसमें कुछ न कुछ सीख ली जाती है। तो उसी सीख को अगर आप पकड़ लेते हो तो आप टॉप पे पहुंचते हो। यम हेमेल ने लेखक से कहा कि बेटा तुम्हारी ही गलती नहीं है, इसके लिए तुम ही दोषी नहीं हो, हम समाज के सारे लोग दोषी हैं। तुम्हारे मम्मी पापा लेखक कराए, सॉरी यम हेमेल अध्यापक कराए लेखक से कि तुम्हारे मम्मी पापा तो तुम्हें पढ़ाना ही नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि तुम जाकर खेती करो या किसी फैक्ट्री में जाकर के काम करो जिससे पैसा मिले। मैं भी इसका दोषी हूं। यानी कि अध्यापक महोदय कह रहे हैं कि मैं भी इसका दोषी हूं। अच्छा बताओ, जब तुम लोग पढ़ने आते थे तो मैं ये नहीं कह देता था कि जाओ बगीचे में पौधों को पानी दे आओ, कहते थे ना? जिस दिन मुझको मछली पकड़ने के लिए जाना होता था तो उस दिन हम तुम लोग आज जाओ छुट्टी है, कहते थे ना? तो बेटा तुम्हारी गलती नहीं है, हम समाज के लोगों की क्या है गलती। तो समाज को बदलना है तो आज के काम को कल पर न टालो। यह जोरदार पाठ, जोरदार है। इसके बाद यम हेमेल ने एक के बाद दूसरी बात निकलती गई। फिर यम हेमेल ने अपनी फ्रांस की भाषा की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। उन्होंने पूरी कक्षा को बताया, चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, सबको बताया कि फ्रांस भाषा बहुत ही सुंदर है, आकर्षक है, मनमोहक है और साथ ही यह तर्क संगत भी है। अगर आप अपनी भाषा को अपने नियंत्रण में रखते हो, देखो यानी कि यदि आप अपनी भाषा पर पकड़ मजबूत रखते हो तो आपके पास परतंत्रता रूपी जेल के ताले की चाबी है। आप परतंत्र भले हो जाओ, गुलाम भले बन जाओ, लेकिन अगर आपको अपनी भाषा पर पकड़ है तो आपके पास गुलामी के कैद के ताले की चाबी आपके पास है। बहुत बड़ी चीज कही बेटा, समझे नहीं?
हम लोग हिंदुस्तानी थे, हिंदी भाषा संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती थी। लॉर्ड मैकाले नाम सुना होगा, आया, अंग्रेजी थोप दिया हम लोगों के ऊपर, विकास रुक गया। साफ साफ बताया, विकास रुक गया, क्योंकि वह उसकी भाषा हम लोग पढ़ने लगे। लॉर्ड मैकाले, अरे इतिहास पढ़ा होगा यार, यह हमारे ऊपर थोपी गई तो हम अंग्रेजी वाली लाइन पर चल गए। लेकिन अच्छा दिमाग लगाओ बेटा कि अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानी जितने थे वह अंग्रेजी भले जानते हो, लेकिन उनकी मुख्य भाषा क्या थी? हिंदी। समझ गए? मुख्य भाषा क्या थी? हिंदी। परिणाम यह हुआ कि आज हम स्वतंत्र हैं। हमारी बात समझ बेटा? तो भाषा पर पकड़ मजबूत बनाए रखोगे तो आपके पास उस ताले की चाबी है जो गुलामी रूपी कैद में लगी है। जो गुलामी रूपी कैद में ताला लगा है, उसकी चाबी तुम्हारे पास है। यानी कि उस चाबी से ताला, गुलामी के ताले को क्या कर दोगे? खोल सकते हो। इसके बाद अध्यापक महोदय ने ग्रामर का पाठ सिखाया। क्या सिखाया? उस दिन यम हेमेल इतनी सरल भाषा में इतने स्पष्ट रूप से अपनी बात को कक्षा में व्यक्त कर रहे थे कि कक्षा का हर विद्यार्थी उनकी बात को, उनके ज्ञान को अच्छे ढंग से समझ रहा था जो बता रहे। उस दिन अध्यापक महोदय यम हेमेल अपने ज्ञान को, सारे ज्ञान को हम विद्यार्थियों के दिमाग रूपी तिजोरी में भर देना चाहते थे, अच्छे ढंग से सबको। और लेखक करा कि हम लोग इतने अटेंटिव होकर के, ध्यान मग्न होकर के उनकी बात को सुन रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि एक ही झटके में गुरुजी अपना सारा ज्ञान हम लोगों के दिमाग में उड़ेलना चाहते हो। ग्रामर के पाठ के बाद सुलेख का क्लास लगी। अरे यार, कक्षा 1-2 में रहे हो, सुलेख से ना। उस दिन यम हेमेल अपने घर से नई नई कापियां ले आए थे। उस कापियों पर सुंदर सुंदर अक्षरों में, गोल गोल अक्षरों में फ्रांस अल्सास लिखा था। रंग बिरंगे वे कापियां कक्षा की प्रत्येक डेस्क पर फ्रांस के झंडे की तरह लहरा रही थी। अब कक्षा में इतनी शांति थी कि केवल बिल्कुल शांत माहौल था। सारे बच्चे सुलेख लिखने में जुट गए। इतनी शांति थी कि कलम के, कापियों पर कलम के रगड़ने की आवाज क्यों सुनाई दे रही थी, और कोई आवाज नहीं थी। बिल्कुल पीसफुल वातावरण था। इतने में कुछ गुबरैले कक्षा में आ गए, लेकिन किसी ने उन गुबरैलों पर ध्यान नहीं दिया। किसी ने ध्यान नहीं दिया। समझ रहे बात? यहां तक कि छोटे छोटे जो नान बच्चे थे, जो मछली के हुक को अपनी कापी पर उकेर रहे थे, उन छोटे छोटे बच्चों ने भी उन गुबरैलों पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा प्रतीत होता था मानो कि वही जो कापी पर उकेर रहे हों वही फ्रांस हो। ऐसा, यानी बिल्कुल कंसंट्रेट थे बच्चे। उसी समय कुछ कबूतर आए और स्कूल के छत पर गुटुरगू करने लगे।
लेखक ने कहा, लेखक ने सोचा कि क्या जो जर्मनी लोग वाले आए हैं इन कबूतरों को जर्मन भाषा में गाने के लिए सिखाएंगे। समझे नहीं क्या कमेंट्री हुई? जिसकी स्वाभाविक भाषा है, अरे कबूतरों की भाषा क्या है? गुटरगू। तो उनको उसी भाषा में रहने दो, उसी भाषा में उनको जो सिखाना है आप सिखाओ, भाषा जबरदस्ती मत थोपो। इसके बाद क्या हुआ बेटा? यानी कि जबरदस्ती थोपा गया था ना। हम फ्रांसीसी हैं, अरे जो आपको सुख सुविधा देनी है, ज्ञान बढ़ाना है, तो आप उसी भाषा में दीजिए। जबरदस्ती थोप रहे हो भाषा। कहने का मतलब समझे नहीं? किसी देश को गुलाम बनाना हो तो उस देश में अपनी भाषा जो है थोप दो, कभी वो उस गुलामी से उबर ही नहीं पाएगा। तो आपको सलाह देते हैं बेटा, आप अपनी हिंदी भाषा को पर हमेशा पकड़ बनाए रखना, ठीक है। इसके बाद सुलेख होने के बाद, सुलेख का पाठ हो गया। जिस समय सारे बच्चे अपना काम कर रहे थे सुलेख वाला कक्षा में, तो लेखक ने अपनी कॉपी के ऊपर से अपने गुरु यम हेलन की ओर देखा, तो उसे पता लगा गुरुजी कुर्सी पर बैठे बिल्कुल शांत निश्चल हैं, शांत बिल्कुल बैठे थे, और उनकी निगाहें कक्षा की प्रत्येक एक एक वस्तु पर टिकी हुई थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो कि वह कक्षा और उस बगीचे की, बगल में बगीचा था ना, देखो, प्रत्येक चीज को, प्रत्येक वस्तु को अपने मनो मस्तिष्क में उतारना चाहते हैं। एक एक चीज को बहुत गहराई से देख रहे थे। लेखक ने अपनी कॉपी के ऊपर देखा तो उसे लगा कि अध्यापक महोदय तो कक्षा की हर एक चीज को बहुत गौर से देख रहे हैं, क्योंकि वह कक्षा की या उस बगीचे की, बगल में जो बगीचा था, उसकी सारी चीजों को अपने मन मस्तिष्क में सदा के लिए स्थापित करना चाहते थे। हमारी बात समझ? 40 साल वहीं रहे थे। कक्षा की डेस्क बेंच घिस गई थी बैठते बैठते विद्यार्थियों के, डेस्क बेंच सब घिस गई थी। बगल में जो बगीचा था उसमें अखरोट का पौधा बहुत बड़ा हो गया था, उसको भी निहार रहे थे। एक हाई पॉइंट, लता का नाम है, अध्यापक महोदय ने खुद अपने हाथों से रोपा था, लगाया था। वह मोटा होकर के खिड़की के सहारे छत पर पहुंच गया था, उसको भी अच्छे ढंग से देख रहे थे। यानी कि हर चीज को वह अपने मन मस्तिष्क में स्थापित कर लेना चाहते थे, क्योंकि कल से उनको यह दिखाई नहीं देता। वह सुन रहे थे कि उनकी बहन छत के ऊपर इधर उधर चल रही थी, क्योंकि वह सामानों को क्या कर रही थी, पैक कर रही, क्योंकि कल इन दोनों को देश क्या करना था, छोड़ना था। बहुत दुखद दृश्य था बेटा, भावनात्मक दृश्य था। अगर गुरु के प्रति श्रद्धा है तो क्या भावना रही होगी, समझो कि कल से गुरु जी मिलेंगे ही नहीं। हमारी बात सुनो। इसके बाद इतिहास का पाठ हुआ, यानी कि बहुत साहसी थे अध्यापक महोदय। अंतिम दिन है, इतने ड्यूटियस, राइटियस, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, फेथफुल इतने थे कि अंतिम दिन तक उन्होंने अपना पाठ जो है सुना, पढ़ाया कक्षा में विद्यार्थियों को। इसके बाद
बच्चों ने वही जैसे शुरू में या तो सस्वर पाठ होता है, लास्ट में चच्चा चिच्ची कक्का किक्की कुकू के कोको कंक खक्खा खिक्खी खुखू के खो खो कंक नहीं हम लोग करते हैं हिंदी में। उसी ढंग से बी बा बू बा वहाँ होने लगा, जो फ्रांस की भाषा है। अब आगे का दृश्य देखो बेटा, कितना दिल को छूने वाला है। बूढ़ा हासर जो तिकोनी टोपी पहने हुए बैठा था, उसने भी अपना चश्मा लगाया, अपनी किताब उठाई जो ले आया था अपने मन, वह भी उन्हीं बच्चों की तरह, जैसे बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चों की तरह जोर जोर से उन शब्दों का, बच्चों की तरह बच्चों के साथ जोर जोर से उन वर्णों का उच्चारण करने लगा। उच्चारण करते हुए बुढ़ऊ रो रहे थे, वह बूढ़ा किसान रो रहा था। कितना कष्ट। बच्चों ने जब उसको पढ़ते हुए देखा तो वे हंसना भी चाहते थे, रोना भी चाहते थे। उस बूढ़े किसान के क्रियाकलाप को देख करके हंसना चाहते थे, रोना इसलिए चाहते थे, समझ गए ना, कल से यह भाषा नहीं पढ़ी जाएगी। उसी समय चर्च की घंटी ने 12 बजाए। फिर कक्षा में पूजा पाठ नहीं, जिस दिन जब कक्षा खत्म होती है तो लोग वो नहीं करते, गाना खड़े होकर के गाना गाते हैं। पूजा पाठ हुआ। अरे पूजा पाठ मतलब सुनो ना, पवित्र गीतों को गाया गया होगा। फिर क्या हुआ, इतने में जो आरा मशीन के पीछे खुले हुए मैदान में पर्शियन सिपाही परेड कर रहे थे, वे परेड करते हुए पहुंच गए कहाँ, स्कूल की खिड़की के पीछे। नगाड़े की तेज आवाज, शोरगुल से वातावरण भर गया। इस नगाड़े के शोरगुल को सुनकर यम हेमल अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकते, अनकंट्रोल्ड हो गए। लेकिन अनकंट्रोल हो गए तो क्या कर लोगे, गुलाम तो बन चुके हो। तो पूरे साहस की प्रतिमूर्ति के, यानी कि ऐसा प्रतीत हो, वे खड़े हुए झटक करके, ऐसा प्रतीत होता था मानो कि साक्षात साहस की प्रतिमूर्ति हो। कौन, यम हेमल। उन्होंने नीचे झुककर एक चाक उठाई, कुछ कर तो सकते नहीं थे, और बोर्ड पर जितना बड़ा लिख सकते थे, चाक दबाकर बड़ा बड़ा लिखा, फ्रांस चिरंजीवी हो। फिर वह अपने चेहरे को बच्चों के सामने प्रस्तुत किए, कुछ कहना चाहते थे। उन्होंने कहना शुरू किया, मैं। जैसे ही मैं उन्होंने कहा, उनका गला क्या हो गया, रुक गया। वह एक शब्द आगे नहीं बोल सके। बहुत विचित्र दृश्य था उधर। और फिर वह दीवार की ओर मुड़े और दीवार के सहारे अपने सर को करके बच्चों को इशारा किया कि जाओ, कक्षा समाप्त हुई, आज छुट्टी हो गई। क्या सीख मिली बेटा, कि अपनी भाषा सर्वोपरि। विकास करना है तो अपनी भाषा में विकास करो, संसार नतमस्तक होगा। दूसरे की भाषा में विकास करते हो तो उसको नाम प्रसिद्धि दूसरा ले जाएगा ना। तो यही है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। तो ये हमने आपको बताया बेटा। कल से हम आपको इसे एक्सप्लेन करेंगे, पूरा पाठ आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। यही पाठक स्टाइल होता। अब पूरा पाठ समझा दिया, अब इसी पाठ को हम कल से आपके सामने बोलेंगे। थैंक यू बेटा।